Happy monsoon everyone. I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 3, 8th standard CBSE. This chapter is from geography and this would be the second part of this chapter. Name of the chapter is Mineral and Power Resources. Today I am going to start from page number 28. In the previous part of this chapter, I have explained about what are minerals, types of minerals and distribution of minerals across the world. Now a list has been given here, distribution in India. First, iron. इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर. भारत जो है इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी का जो आयरन ओर है वो पाया जाता है. मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड. ये जो मिनरल है ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ही ज़्यादा मिलते हैं. उसके बाद है बॉक्साइट. बॉक्साइट जो है उसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु. फिर है माइका. माइका डिपॉजिट जो है वो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इन सब में पाया जाता है. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है माइका का पूरी दुनिया में. उसके बाद है कॉपर. कॉपर मेनली राजस्थान, एमपी, झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है. मैंगनीज जो है उसके डिपॉजिट जो है वो महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं. देन लाइमस्टोन. लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु. देन गोल्ड. गोल्ड के लिए जो कोलार माइंस हैं कर्नाटका की वो सबसे बड़ी माइंस मानी जाती हैं इंडिया में. ये जो माइंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट हैं वर्ल्ड में एंड मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. एज क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर ये माइनिंग वर्क होता है इसीलिए ये जो वर्क है गोल्ड का माइन का यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है. उसके बाद है सॉल्ट. सॉल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा समुद्रों से, लेक से और रॉक से निकाला जाता है. और इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट. भारत जो है वो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में भी माना जाता है और निर्यातक देश में भी माना जाता है. सबसे ज़्यादा मात्रा में हम इसको निर्यात करते हैं. उसके बाद है यूजेस ऑफ मिनरल्स. क्या यूजेस हैं मिनरल्स के? मिनरल आर यूज्ड इन मेनली इंडस्ट्रीज़. खनिज मिनरल जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है. जो कुछ मिनरल जो हैं दैट आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूज्ड यूजुअली हार्ड. जिन मिनरल्स का इस्तेमाल जेम्स में किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. उसके बाद दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी. उसके बाद इन मिनरल्स को अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है. कॉपर अनदर मेटल. कॉपर एक अनदर मेटल है जिसका इस्तेमाल कॉइन्स बनाने से लेकर पाइप्स बनाने तक किया जाता है. सिलिकॉन जो है उसका इस्तेमाल कंप्यूटर इंडस्ट्री में होता है जिसको ऑब्टेन किया जाता है क्वार्ट्ज से. एल्यूमिनियम जो है वो उसकी ओर का, और जो होता है और का मतलब क्या है? ORE और का मतलब होता है मिनरल्स इन देयर रॉ फॉर्म. जब हमको मिनरल ज़मीन के नीचे से मिलते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं जैसे हम उनको एक ज्वेलरी में देखते हैं या फिर हम वायर्स में देखते हैं जो, या फिर जो एल्यूमिनियम है उसको हम देखते हैं उसके अलग अलग तरीके के बर्तन होते हैं. एरोप्लेन्स में उसका इस्तेमाल होता है, बहुत अलग अलग चीज़ों में होता है. तो ये जब चीज़ें हमको ये मिनरल्स हमको ज़मीन के नीचे से हम इनको माइनिंग वर्क करके निकालते हैं तो ये अपनी रॉ फॉर्म में होती हैं. उसको हम बोलते हैं और फिर उनको रिफ़ाइन किया जाता है और उनको उसकी इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है. तो एल्यूमिनियम जो है उसको हम उसका जो और है उसका नाम होता है बॉक्साइट. इसका इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का ऑटोमोबाइल्स में होता है, एरोप्लेन्स में होता है, बॉटलिंग इंडस्ट्री में होता है, बिल्डिंग्स में होता है और इवन हमारे किचन के जो बर्तन होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स. उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल. कंजर्वेशन मीन्स हमको अपने इन मिनरल्स का कंजर्व क्यों करना चाहिए, कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, मतलब संरक्षण क्यों करना चाहिए. मिनरल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिस एक बार इस्तेमाल करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसका हम दोबारा से इस्तेमाल ना कर पाएँ तो ये नॉन रिन्यूएबल हैं. इट टेक्स मिलियन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों साल लग जाते हैं इनकी फॉर्मेशन होने में और इन जो मिनरल है उनका कंसनट्रेशन एक जगह पर होने में हज़ारों साल लग जाते हैं. ये जो रेट है फॉर्मेशन की ये बहुत छोटी रेट है.
जिस रेट से हम इंसान इनको कंज्यूम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल करके ख़त्म कर रहे हैं, उसके मुकाबले इनकी जो बनने की रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। दूसरी बात कि जब हम माइनिंग वर्क करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्टेज भी होती है, तो इसके लिए उस वेस्टेज का कम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हम कर सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, ये दूसरा तरीका है जिससे हम अपने मिनरल्स को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, वाई द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर सो नेसेसरी, वाई शुड वी कंजर्व अवर मिनरल रिसोर्सेज। देन पावर रिसोर्सेज, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, यू कैन रीड योर सेल्फ। पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एनर्जी का, ऊर्जा का। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, हमको बहुत ज़्यादा जो पावर रिसोर्सेज है वो चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, और इवन डिफेंस के लिए भी चाहिए। पावर रिसोर्स में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज, हम यहाँ पर पावर रिसोर्सेज को दो तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत, जिनको हम बड़े लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिनका हम लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। फायरवुड है, फॉसिल फ्यूल्स है, दीज आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। फायरवुड मीन्स आग जलाने के लिए जिस तरीके से हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कोयला हो गया। उसके फायरवुड इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग। फायरवुड का इस्तेमाल हम खाना पकाने के लिए या हीटिंग के लिए हम करते हैं। हमारे देश में 50% से भी ज़्यादा जो एनर्जी है जो विलेजर्स यूज़ करते हैं वो फायरवुड से ही आती है। उसके बाद रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच वर ब्यूरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लंबे समय से जब बहुत पहले, हाँ, मिलियन ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स के और एनिमल्स जो थे, जब अर्थ की बहुत अलग अलग मूवमेंट्स के कारण जब ये प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के बहुत नीचे दब गए, तो उस हीट और प्रेशर के कारण ये जो हमारे प्लांट्स और एनिमल थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये हमारे मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी में काउंट किए जाते हैं। देन fossil fuels such as the reserve of these mineral are limited, हमारे पास इन रिसोर्सेज के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा कम हैं। एंड द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। जिस रेट से ये जो हमारे मिनरल है, जिस रफ्तार से हमारी जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो इन सारे फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रही है, उस रेट के कंपैरिजन में जो इनकी बनने की जो रफ्तार है वो बहुत ही कम है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही ये हमारे जो पावर रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है कोयला। दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो फॉसिल फ्यूल है वो कोयला है। इसका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में भी, जैसे आयरन इंडस्ट्री है, स्टीम इंजन्स हैं और उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोयले से बनती है उसको हम कहते हैं थर्मल पावर। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे was formed million of years ago, जो कोयला आज हम इस्तेमाल करते हैं वो करोड़ों अरबों साल पहले ही बना था। when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth, जब बड़ी मात्रा में जो वन थे, जो नमी दलदल वाले वन थे, जब वो ज़मीन की बहुत कई परतों के नीचे दब गए थे तो इसका निर्माण हुआ था कोयले का। इसीलिए कोयले को क्या कहा जाता है, ब्यूरिड सनशाइन। द लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर, आज सबसे बड़ी मात्रा में जो कोयले के प्रोड्यूसर्स देश हैं वो है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया भारत में है, उनके नाम हैं रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो और झारखंड। उसके बाद है पेट्रोलियम।
The petrol that keeps your car running, as well as the oil that keeps your cycle from squeaking, both begin as a thick black liquid called petroleum. पेट्रोल जो है उससे आपकी कार भी चलती है, और जो आपकी साइकिल की जो चेन होती है हमेशा उसको ग्रीस किया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो किसके कारण चलती हैं? एक ब्लैक कलर का जो लिक्विड होता है जिसका नाम है पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स एंड इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज़। ये जो पेट्रोलियम है ये अलग अलग रॉक्स की लेयर्स के बीच में पाया जाता है। इसको ड्रिल किया जाता है। बड़े बड़े जो ऑयल फील्ड्स हैं, चाहे वो ऑयल फील्ड्स बड़े समुद्र के बहुत ज़्यादा बीच में हो या फिर कोस्टल एरियाज़ में हो, तो इनको ड्रिल करके तेल के जो मेन ऑयल फील्ड है वहाँ से इनको निकाला जाता है। उसके बाद इसको भेजा जाता है रिफाइनरीज़ में, जहाँ विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, जिसको ज़मीन से निकाला जाता है, तेल के कुओं से निकाला जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसके लिए उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहाँ से उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है, और अलग अलग प्रोसेस वहाँ पर होती हैं। तो जो इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, तो ये सारी चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और इसके साथ में जुड़ी हुई जो भी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर, सबसे बड़ी मात्रा में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर ये हैं। उसके अलावा जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स, भारत में जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो एरियाज़ के नाम हैं: डिगबोई जो आसाम में है, बॉम्बे हाई मुंबई में है। उसके बाद जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टाज हैं वहाँ पर भी ये ऑयल जो है वो निकाला जाता है। उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पर ही नेचुरल गैस जो है वो पाई जाती है। और इट इज़ रिलीज विद क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस, और ये तब रिलीज़ होती है जब इस कच्चे तेल को सरफेस तक, ज़मीन के ऊपर तक निकाला जाता है। इट कैन बी यूज, इसको हम डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स ये मेजर प्रोड्यूसर माने जाते हैं नेचुरल गैस के। भारत में जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, त्रिपुरा एंड सम अदर ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। और उसके साथ साथ मुंबई में बहुत ज़्यादा जो समुद्र वाले इलाके हैं, समुद्र के गहराई तक जो ऑफ शोर इलाके हैं वहाँ पर भी नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। बहुत ही कम देश ऐसे हैं जिनके पास खुद के नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर consumption of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate। जिस तरीके से हम, जिस स्पीड से हम अपने फॉसिल फ्यूल को, जिस रफ्तार से हम ख़त्म कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जल्दी ही हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज ऑफ कंसर्न। जो भी इन फॉसिल फ्यूल को जलाने से जो भी धुआं निकलता है या जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो भी एक बड़ी चिंता का कारण है। अनचेकिंग बर्निंग, बिना अगर रोक टोक के ये जो फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, जैसे कि अनचेक ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। जिस तरीके से हम एक पानी का नल खुला छोड़ देते हैं तो सारा पानी उसमें से निकल जाएगा, वैसे ही यदि हम इन फॉसिल फ्यूल को बिना सोचे समझे ख़त्म करते जाएंगे, इनको जलाते जाएंगे, तो ये एक बार में कि ये ख़त्म होने वाले हैं। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो या फिर हमारे कोयल हो, फायरवुड हो, इन सब का इस्तेमाल अपने आप में
दो चिंता के विषय हैं यहाँ पर। एक तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, इनके इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन तो होता ही है। तो इन सब की वजह से एक नया अल्टरनेट ढूंढा गया है जिसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिर है उसके बाद हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। बारिश का जो पानी होता है या फिर जो रिवर वाटर होता है उसको स्टोर किया जाता है डैम्स के अंदर और उसको बहुत ऊंचाई से उसको गिराया जाता है। ये जो फॉलिंग वाटर होता है ये फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर द टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। फिर जब इसको ऊंचाई से नीचे गिराया जाएगा थ्रू द पाइप्स के द्वारा जो कि डैम के अंदर लगाए जाते हैं, और यहाँ पर डैम के नीचे की साइड बॉटम में एक टरबाइन रखी जाती है। उस टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तब ये टरबाइन के जो ब्लेड होंगे वो मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से जो जनरेटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। यहाँ पर डैम का ये जो पानी होता है जिससे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है इस पानी को, और उसको हम सिंचाई में जो फसलों को पानी देना होता है उसको हम इरिगेशन के उसमें यूज़ कर सकते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। दुनिया की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से ही बनाई जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर जो है हाइडल पावर की दुनिया में वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखरा नंगल डैम है, गांधी सागर डैम है, नागार्जुन है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद बारी आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage। जब बड़ी मात्रा में जब हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी वजह से इनकी शॉर्टेज होने वाली है। इट इज़ एस्टिमेटेड, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रेजेंट रेट पर आज ये कंजम्पशन अगर ये जारी रहता है तो ये जो इतने भी रिजर्व्स हैं हमारे पास फॉसिल फ्यूल के, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। द फॉसिल फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो जाने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स। मोर ओवर उसके अलावा दूसरा एक जो बात मैंने अभी बोली थी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो होता ही है इनसे, तो दोनों ही बातें हैं। फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के सबसे बड़े ड्रॉबैक यही हैं कि एक तो ये लिमिटेड हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, दूसरा और कि इनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, टू यूज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज विच आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। ये कुछ जो यहाँ पर आपको अल्टरनेट बताए गए, ऑप्शन बताए गए हैं, ये सारे रिन्यूएबल हैं जिसका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सूरज की जो गर्मी होती है और जो प्रकाश, जो लाइट होता है, उसको हम हर दिन फेस करते हैं, महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी है जो उसको ट्रैप किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सोलर सेल्स के लिए और जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंट टू सोलर पैनल। ये जो बहुत सारी सेल्स होती हैं इनको सोलर पैनल्स के साथ ज्वाइन किया जाता है और जिससे जनरेट होती है पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली, ये बेनिफिट करती है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, मींस जो हमारी ट्रॉपिकल बेल्ट है, जो हमारी इक्वेटर है, उसके जो दोनों तरफ जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर सन हीट मैक्सिमम आती है, तो उन एरियाज़ में उन जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है ये। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम सोलर हीटर्स में करते हैं, सोलर कुकर में सोलर ड्रायर्स में करते हैं। बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी, उसके अलावा जो कम्युनिटी लाइटिंग है, ट्रैफिक सिग्नल है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत सारे घरों, जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि जो
सोलर हीटर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो सब मोस्टली अभी कॉमन हो गया है, ज़्यादातर बिल्डिंग्स में हम देख सकते हैं। उसमें एक बार जो खर्चा होता है उसके बाद आप लंबे समय तक उसका इस्तेमाल आराम से हम कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आपको दिया गया है एक फ्लो चार्ट जैसे बनाया गया है, जिसमें विंड एनर्जी दी है, फिर उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस दी गई हैं। सोलर एनर्जी का भी यही दिया गया है, फिर टाइडल एनर्जी का भी यही दिया गया है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का भी ये दिया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बायो गैस है। यहाँ पर आपको हर एक जो एनर्जी रिसोर्स है उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी दी गई हैं, सो यू कैन रीड योर सेल्फ। देन विंड एनर्जी, विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हवा जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक एनर्जी का सोर्स है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, जो विंड मिल है उसका इस्तेमाल हम करते हैं ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, चक्की जो होती है जो अनाज को पीसने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड लिफ्टिंग वाटर, और लिफ्ट पानी को ऊपर खींचने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत पुराने समय से इसका इस्तेमाल इन सारी चीज़ों के लिए हम करते आ रहे हैं। मॉडर्न टाइम्स में जो विंड मिल्स हैं, द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड, जो हाई स्पीड में आने वाली जो हवा होती है वो विंड मिल को रोटेट करती है। विच इज़ कनेक्टेड, अब ये जो विंड मिल होती है ये एक जनरेटर से कनेक्टेड होती है, और जब ये जनरेटर उस हवा के ज़रिए चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। विंड फार्म्स हैव क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स ब्लो। ये जो पवन चक्कियों के जो क्लस्टर, जो झुंड या गुच्छे मान लो कि लगाए जाते हैं, हम गुजरात में भी हम बहुत सारे एरियाज़ में हम इनको देखते हैं। ये जो विंड फार्म्स होते हैं ये स्पेशली उन जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पर हवा ज़्यादा मात्रा में आती है, स्पेशली जो कोस्टल, जो समुद्र के तट वाले इलाके होते हैं, और जो माउंटेन पास मीन्स जहाँ पर दो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है, उन एरियाज़ में जहाँ पर हवा सबसे ज़्यादा तेज़ और हमेशा लगातार चलती है। विंड फार्म्स are found in Netherlands, Germany and Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production। ये कुछ देशों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जो स्पेशली जाने जाते हैं विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो है वो ऑब्टेन की जाती है एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर जो है उसको एक ऐसी एनर्जी से बनाया जाता है जो कि हमारे जो एटम्स हैं, जैसे कि दो एटम है यूरेनियम और थोरियम, इन दोनों एटम्स के अंदर जो हमारी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं जैसे थोरियम और यूरेनियम, इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होती है उसमें से इस एनर्जी को जनरेट किया जाता है। दीज फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो फ्यूल्स हैं इनको न्यूक्लियर फ्यूजन में से एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड जिसकी वजह से ये पावर को एमिट करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर USA एंड यूरोप। भारत में जो राजस्थान और झारखंड है, दे हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट और ऑफ यूरेनियम। बड़ी मात्रा में जो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम है ये पाया जाता है राजस्थान और झारखंड में। थोरियम जो है वो बड़ी मात्रा में एक मोनेजाइट रेत के रूप में केरला में पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कालापक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र एंड राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा जो है यूपी में, और कायगा इन कर्नाटका। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। हमारी अर्थ से जो हीट एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। The temperature in the interior of the earth rise steadily as we go deeper। हम जैसे ही ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहराई में जाते जाते हैं तो अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वहाँ पर वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जितनी ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। Sometime this heat energy may surface itself in the form of hot springs। कई बार
ये जो हीट एनर्जी है इसको हम महसूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। आपने कई बार सुना होगा कि फला जगह पर गर्म पानी के झरने निकलते हैं, तो उसका मतलब क्या है, पानी गर्म कैसे निकल सकता है अर्थ के अंदर से, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द अर्थ द वाटर गेट्स हीटेड। तो पानी जो है वो अर्थ की हीट के कारण गर्म हो जाता है और वो बाहर निकलता है। द हीट एनर्जी कैन बी यूज, और इस हीट एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट पावर। ए डायग्राम हैज़ बिन गिवन हेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। Geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating, bathing for several years। ये जो जियोथर्मल एनर्जी है इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से, ये जो गर्म पानी के झरने जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं उनका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, या फिर नहाने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि बड़े सारे जो स्किन की जो डिसीज़ होती हैं वो इससे ख़त्म हो जाती हैं। USA हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड एंड फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। भारत में जो जियोथर्मल प्लांट्स हैं दोज आर लोकेटेड इन मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। यहाँ पर आपको ये पिक्चर्स में भी दिखाया गया है जियोथर्मल एनर्जी का पिक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पर। You have to draw all these diagrams in your FNB। जो भी जितने भी यहाँ पर डायग्राम्स दिए गए हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का दिया गया है, जियोथर्मल का दिया गया है, और उसके बाद हाइडल पावर का दिया गया है, और लास्ट में दिया गया है आपको टाइडल एनर्जी का दिया गया है, और बायोगैस। ऑल द डायग्राम्स आर कंपल्सरी टू ड्रॉ इन योर FNB। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स। जो हमारी टाइड्स होती हैं, समुद्र का जो पानी जो ऊपर जाता है बहुत हाई टाइड्स में और जो नीचे जाता है उसको हम टाइड्स कहते हैं। ये जो टाइड्स होती हैं इनसे जनरेट किया जाता है, इनसे इनके पास जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हम छोटे छोटे डैम्स बना देते हैं। जो भी समुद्र के जो नैरो आउटलेट होते हैं वहाँ पर हम बना देते हैं छोटे छोटे डैम, जिसमें पानी जो हाई टाइड आती है तो पानी उसके अंदर जाता है, और जिसके जो टरबाइन होती है उसके ब्लेड्स घूमते हैं और जो जनरेटर उसके साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम एंड नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न। जब हाई टाइड आती है तो ये हाई टाइड की वजह से जो टरबाइन होती है जो कि डैम के अंदर इंस्टॉल की हुई होती है, तो जब वो टरबाइन चलती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फॉर्म्स। उसके बाद लास्ट जो है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट। जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, मरे हुए पौधे होते हैं, एनिमल मटेरियल होता है, एनिमल डंग होता है, किचन का वेस्ट होता है, दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैशियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इनको हम गैशियस फ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका नाम है बायोगैस। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है इसको डीकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। बड़े बड़े जो डाइजेस्टर्स होते हैं बायोगैस के, जहाँ पर इस सारी मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें से जब ये डीकम्पोज होता है तो उसमें से एक गैस एमिट होती है जो कि बायोगैस विच इज़ एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो यहाँ पर जो गैस एमिट होती है वो दो गैसेस का मिक्सचर होती है, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। बायोगैस जो है बहुत ही अच्छा एक फ्यूल माना जाता है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए। एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। और उसके बाद जब इस ऑर्गेनिक वेस्ट में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर ये एनर्जी हम जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस जो ये वेस्ट बच जाता है इसको हम एज ए मैन्योर, एज ए खाद इस्तेमाल करते हैं खेतों में। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। हालांकि एनर्जी हर जगह है लेकिन हम देखते हैं कि इसमें से इसको निकालना, इसको हार्नेस करना ये मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस। हम इसमें हम अपना एक योगदान दे सकते हैं अगर हम इस एनर्जी को वेस्ट ना करें। एनर्जी सेव्ड, अगर एनर्जी सेव है तो ही एनर्जी जनरेटेड है।
एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, हम अभी से इस चीज़ के ऊपर हमें काम करना चाहिए, और टू मेक द फ्यूचर ब्राइटर. Here the diagram of biogas has been given also, so you can draw all these diagrams in your FNBs. That's it in this video.